India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों पर जकिया जाफरी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। एसआईटी ने याचिका पर सवाल उठाए, कहा जांच पर याचिकाकर्ता के अलावा किसी ने नहीं उठाई उंगली। यूपीएससी में रैंक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सफल उम्मीदवारों को ये मांग करने का कोई अधिकार नहीं कि राज्य सभी रिक्तियों की रिपोर्ट करे। फिरौती के लिए हत्या करने पर मृत्युदंड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील निर्देश जारी। पंजाब हरियाणा को 3 महीने में मामले पर निर्णय लेने का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को चुनौती देने वाली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से मांगा जवाब। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में गुजरात दंगों पर सुनवाई हुई और इस दौरान न्यायमूर्ति एएम खनविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसआईटी के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करने के गुजरात के उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर 2017 के आदेश के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। एसआईटी ने याचिका पर सवाल उठाए और कहा कि जांच पर किसी ने नहीं उठाई उंगली, सिर्फ याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए। गुजरात दंगे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष जांच दल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2002 के गुजरात दंगों में की गई जांच पर किसी ने उनके खिलाफ उंगली नहीं उठाई। एकमात्र जाकिया जाफरी ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसआईटी के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर 2017 के आदेश के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारी जांच पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, सिवाय उस याचिका के जो जाकिया जाफरी ने दायर की है। जाफरी ने अपनी याचिका में राज्य में हुई इस हिंसा में बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया। गुजरात दंगों में एसआईटी की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट दी गई है। एसआईटी के इस कदम को जाकिया जाफरी ने चुनौती दी। जाकिया के पति और कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। न्यायाधीश एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने जाकिया जाफरी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। एसआईटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि मामले में शीर्ष अदालत को निचली अदालत और गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप ही फैसला लेना चाहिए। रोहतगी ने कहा कि अन्यथा ये मामला सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के कुछ उद्देश्य की वजह से अंतहीन अभ्यास की तरह यूं ही चलता रहेगा। तीस्ता सीतलवाड़ इस मामले में दूसरी याचिका करता है। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में न्यायाधीश खानविलकर के अलावा दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार भी थे। इस याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जाकिया जाफरी ने लगभग 12,000 पन्नों की विरोध याचिका दायर की है और इसे शिकायत मानने के लिए कहा है। रोहतगी ने कहा था कि ऐसा करके जाकिया इस मामले को गर्म रखना चाहती हैं और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है। रोहतगी ने पीठ से कहा कि यही कारण है कि इन दंगों में राज्य सरकार का हाथ होने की बात कही जा रही है। इस पर पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि ये राज्य की ओर से प्रायोजित दंगा था। याचिका में याचिकाकर्ता नंबर 2 तीस्ता सीतलवाड़
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीतलवाड़ के संगठनों द्वारा किए गए कार्यों का हवाला दिया और कहा कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करना जो गुजरात विरोधी है, गुजरात को बदनाम करना अनुचित है। ब्यूरो रिपोर्ट। हर जिले में अति संवेदनशील गवाहों के बयान अदालत कक्षों की स्थापना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की। वो स्पष्ट करेगा कि अति संवेदनशील गवाह की परिभाषा बाल गवाहों तक सीमित न हो सकती। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने महाराष्ट्र राज्य बनाम बिंडू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन में अति संवेदनशील गवाह अदालत कक्ष स्थापित करने की आवश्यकता पर व्यापक मुद्दे के रूप में एक विविध आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। 2019 में महाराष्ट्र राज्य बनाम बंडू में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अति संवेदनशील गवाह बयान अदालत कक्षों की स्थापना के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट के लिए सभी उच्च न्यायालयों के संबंधित उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रों के माध्यम से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था। बंडू के मामले में कोर्ट ने इस सुझाव पर विचार किया था कि अदालत में अनुकूल माहौल के हित में आपराधिक मामलों में अति संवेदनशील गवाहों की जांच के लिए विशेष केंद्र होना चाहिए ताकि किसी अति संवेदनशील पीड़ित को बयान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे केंद्रों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। हमारा ध्यान दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में अति संवेदनशील गवाहों की साक्ष्य दर्ज करने के लिए जारी दिशा निर्देश की ओर से आकर्षित किया गया और ये भी तथ्य है कि दिल्ली में इस उद्देश्य से 4 विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। हम उपरोक्त सुझाव में योग्यता पाते हैं। बुधवार को इस मामले में एमिक्स क्यूरी की वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने पीठ से कहा कि दिल्ली योजना में जिसे सभी उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाने का निर्देश दिया गया था, अति संवेदनशील गवाह की परिभाषा एक बाल गवाह तक ही सीमित है। कृपया इस अति संवेदनशील गवाह के वर्गीकरण पर फिर से विचार करें। भ्रष्टाचार के मामलों में गवाह हैं जो बयानों में असहज हो सकते हैं। धारा 377 IPC के मामले में मानसिक संकट से पीड़ित होते हैं। दिल्ली दिशा निर्देश अन्य उच्च न्यायालयों में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रैंक की गई सूची में शामिल उम्मीदवारों को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि सभी रिक्तियों की सूचना किसी सरकारी एजेंसी द्वारा दी जानी चाहिए। ये कहते हुए कि लोक सेवा आयोग को रिक्तियों की रिपोर्ट नहीं करने के विकल्प चुनते समय एजेंसी मनमानी नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य रिक्तियों की रिपोर्ट नहीं करने की उचित स्पष्टीकरण प्रदान करता है तो न्यायिक हस्तक्षेप को अपलोड किया जाना चाहिए। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के निदेशक और एक अन्य बनाम डॉक्टर सुस्मी सिटी और एक अन्य के मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश में भारतीय चिकित्सा प्रणाली विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर 28 रिक्तियों की रिपोर्टिंग का निर्देश दिया। कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को भी खारिज कर दिया जिसमें कैंट के आदेश के खिलाफ विभाग की चुनौती को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि ये KPSC को बताए गए रिक्तियों के खिलाफ है कि उम्मीदवारों के पास कुछ अधिकार हैं। हालांकि यहां तक रिपोर्ट नहीं की गई, उम्मीदवार एक अधिकार का दावा नहीं कर सकते। न्यायालय ने शंकर सवन दास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1991 SCR 567 का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि राज्य का सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए कोई कानूनी कर्तव्य नहीं था। साथ ही रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय उचित कारणों से लिया जाना चाहिए। विभाग के ट्रिब्यूनल को समझाया गया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिक संख्या में चिकित्सा अधिकारी रोल में थे। पदोन्नति स्वलिखित रूप से रिक्तियों का परिणाम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कैट ने सुनवाई की पहली तारीख को बिना किसी सामग्री के अंतरिम आदेश पारित किया। बाद में विभाग की सुनवाई के बाद बिना स्पष्टीकरण पर विचार किए केटी ने अंतरिम आदेश की पुष्टि कर दी। इधर फिरौती के लिए हत्या करने को लेकर मृत्युदंड पाए अपराधियों की सुप्रीम कोर्ट में अपील के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा पाए अपराधियों की अपील पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को फिर से विचार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को 3 महीने में मामले पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण करने दिया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने
3 सितंबर 2005 को तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364, 201 और 120 बी के तहत दोषी ठहराया और तीनों को मौत की सजा सुनाई थी। दरअसल जसबीर सिंह उर्फ जस्सा, उसकी पत्नी सोनिया और विक्रम सिंह उर्फ विक्की ने होशियारपुर के जौहरी रवि वर्मा के बेटे अभि वर्मा की 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए उसकी हत्या कर दी थी। घटना में जसबीर सिंह की पत्नी सोनिया और विक्रम ने 2005 में इस अपराध में सहायक की भूमिका निभाई थी। संवाददाता विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, फिरौती के लिए हत्या करने पर मृत्युदंड मामला पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हाई कोर्ट को क्या निर्देश दिए? चलिए, विवेक से संपर्क नहीं हो पाया, डिस्कनेक्ट हो गया कॉल। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील पर यह सुनवाई हुई, जिसमें आपको बता दें कि 3 महीने में मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। तो फिरौती के लिए हत्या करने पर मृत्युदंड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये दिशा निर्देश दिए हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को ये निर्देश दिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे अपील को लेकर सुनवाई होगी। तो 3 महीने में मामले पर निर्णय लेने का जो निर्देश है वो दे दिया गया है, जिसके अंतर्गत फिरौती के लिए हत्या करने पर मृत्युदंड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये निर्देश सौंपा है। अब इसको लेकर आगे की जो सुनवाई है वो की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ही इस अपील को लेकर सुनवाई की जाएगी। ये विचार करते हुए कि इस बात की पूरी संभावना है कि अपील की सुनवाई के समय तक सजा ही पूरी हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की सजा को निलंबित कर दिया, जिसके संयुक्त कब्जे से 1 किलो हेरोइन की बरामदगी का आरोप लगाया गया था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस SAS बोपन्ना की बेंच ने जमानत देते हुए कहा कि अपीलकर्ता को कुल 10 साल की सजा में से 8 साल 5 दिन की हिरासत में रखा गया है और अपील की जल्द सुनवाई की संभावना नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि परिस्थितियों में विशेष रूप से चूंकि अपीलकर्ता को कुल सजा के 10 वर्षों में 8 साल बीत चुके हैं, इसलिए हमारा विचार है कि धारा 1989 CRPC के तहत सजा के निलंबन के लिए एक उपयुक्त और उचित मामला बनाया गया है। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि अपीलकर्ता और एक अन्य सह आरोपी पर आरोप लगाया गया है कि एक होटल के कमरे में साजिश के तहत इनके संयुक्त कब्जे से 1 किलो हेरोइन मिली थी। विशेष न्यायाधीश NDPS ने अपीलकर्ता और सह आरोपी को NDPS अधिनियम की धारा 21C के तहत संयुक्त कब्जे के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन अपीलकर्ता को NDPS अधिनियम की धारा 29 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा और डिफॉल्ट सजा के साथ जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अपीलकर्ता ने सजा के निलंबन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन 18 मई 2021 को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर सजा के निलंबन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। अपीलकर्ता ने सजा का आदेश पारित होने के बाद जेल में 15 महीने पूरे नहीं किए हैं। उच्च न्यायालय ने नोट किया था कि वास्तव में 18 फरवरी 2021 के नाम के रोल के अनुसार वो 7 साल और 2 महीने से हिरासत में है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया था कि शीर्ष न्यायालय अपील की सुनवाई में तेजी लाने पर विचार कर सकता है, लेकिन सजा के निलंबन की प्रार्थना पर विचार नहीं कर सकता, क्योंकि दोष सिद्धि NDPS अधिनियम के तहत और अपराध गंभीर है। और इस संबंध में पीठ ने कहा कि हालांकि उसने ASG की इस दलील की सराहना की है, NDPS अधिनियम के तहत अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और मामला दोष सिद्धि का है, लेकिन ये तथ्य अभियोग्य नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता की कुल 10 साल की सजा में 8 साल बीत चुके हैं। अपील की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता की सजा विशेष न्यायाधीश NDPS पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन CRPC की धारा 389 के तहत निलंबित रहेगी। अपीलकर्ता को अपील के शीघ्र निपटान के लिए सहयोग करने और मामले को उठान के लिए निर्देश भी जारी किए गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2018 में अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को चुनौती देने वाली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 4 फरवरी को पोस्ट किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि बयान दर्ज करने के समय एजेंसी के CCTV कैमरे चालू रहेंगे। PFI की ओर से पेश हुए एडवोकेट
आदित्य पुजारी ने अदालत को अवगत कराया कि मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज एक मामले में किया गया था, जो केरल में युवाओं को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कथित ट्रेनिंग से संबंधित था। पुजारी ने कोर्ट को यह भी अवगत कराया कि NIA के अनुसार वर्ष 2013 में उक्त बैठक के उद्देश्य से एक बैठक में कुछ ईंटें और लाठियां मिली थी। ट्रायल कोर्ट ने कुछ लोगों को IPC विस्फोटक अधिनियम और UPA के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। हालांकि हाईकोर्ट ने अपील में UPA अपराधों को ये कहते हुए हटा दिया था कि कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं थी। पुजारी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की राय के आलोक में प्रवर्तन निदेशालय के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि PSI के सदस्यों को अब तक देश भर में 150 से अधिक समन प्राप्त हुए और इसे घुमावदार और फिक्सिंग जांच होने का दावा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एजेंसी पूछताछ के स्थान पर CCTV कैमरे लगाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अमित महाजन ने कहा कि एजेंसी उक्त निर्देशों का पालन कर रही है। मामले की सुनवाई अब 4 फरवरी 2022 को होगी। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ऑफिस के बाहर 3 प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजधानी से किस समय सीमा के भीतर हटाया जाएगा। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली पुलिस को भविष्य में इसी तरह के मुद्दों का सामना करने के लिए प्रस्तावित कदमों पर निर्देश देने के लिए कहा। अदालत वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें कहा गया कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक UNHCR ऑफिस के बाहर जमा हो रहे हैं, इसलिए याचिका में प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने की आवर्ती मुद्दे के समाधान की मांग की जाए। कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता संघ की ओर से पेश अधिवक्ता हरिकेश बउआ ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। समस्या अक्टूबर के महीने में जारी है। पुलिस ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बउआ ने मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ और अमित साहनी बनाम भारत संघ के फैसलों पर भरोसा करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए। जब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने अदालत को अवगत कराया कि रात के समय ऑफिस के बाहर केवल 3 प्रदर्शनकारी बैठे थे, इस पर कोर्ट ने कहा कि आप क्या करने का प्रस्ताव रखते हैं। जब तक UNHRC है, क्या आप अनुमति देना जारी रखेंगे? हर बार कोई ना कोई अदालत आएगा और कहेगा कि कृपया उन्हें हटा दें। कोर्ट ने आगे कहा कि कल दुनिया में कुछ हो सकता है और फिर से होगा। हमें अपने देश में कानून व्यवस्था बनाए रखनी होगी या कोई और आकर करेगा। दिल्ली पुलिस ने अदालत में सूचित किया कि वो सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न न हो। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले में निर्देश लेने को कहते हुए सुनवाई 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले अदालत ने UNHCR ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के कथित रूप से इकट्ठा होने के और बैठने के खिलाफ याचिका को बंद कर दिया था। अदालत ने यह देखने के बाद फैसला लिया था कि दिल्ली सरकार द्वारा अफगान नागरिकों को UNHCR ऑफिस के बाहर हटा दिया गया है। न्यायालय ने देखा कि जब से उसे अपने देश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच विस्थापित हुए अफगान नागरिकों के लिए दया आती है, तब से उन्हें कोविड-19 महामारी के बीच सार्वजनिक स्थानों पर शरणार्थी का दर्जा मांगने के लिए विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.